गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 21 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड 2025 एट द 104th स्कॉच समिट फॉर इट्स इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, अ यूनिफाइड डिजास्टर अलर्ट प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग जियो टारगेटेड मल्टीलिंगुअल इमरजेंसी वार्निंग टू मोबाइल फोन्स। किस संगठन को 104वें स्कॉच सम्मेलन में अपने स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट समाधान के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है, जो मोबाइल फोन पर भूलक्षित बहुभाषी आपातकालीन चेतावनियां प्रदान करने वाला एकीकृत आपदा चेतावनी मंच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने यहाँ पे रिसीव किया है स्कॉच अवार्ड 2025 एट द 104th स्कॉच समिट फॉर इट्स सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस। सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक एडवांस डिजास्टर और इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिलीवर करता है लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली टू मोबाइल फोन्स इन जियो टारगेटेड एरियाज इवन ड्यूरिंग द नेटवर्क कंजेशन। अगर हम बात करें एसएमएस की, तो एसएमएस की तरह जो सेल ब्रॉडकास्ट होते हैं इनके मैसेजेस डिलीवर हो जाते हैं सभी डिवाइसेस पर इन स्पेसिफिक लोकेशन साइमल्टेनियसली एक साथ ही, इवन ड्यूरिंग द कंजेशन नेटवर्क कंजेशन। अगर हम बात करें इसकी, तो ये इंटीग्रेट करता है मल्टीपल डिजास्टर के साथ, जो है वो सीबीएस को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें एजेंसीज आ जाती हैं आईएमडी, जिसमें कि वेदर अलर्ट्स से रिलेटेड और फ्लड से रिलेटेड, सुनामीज और लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग जो है वो अलर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। की फीचर्स अगर हम इसके देखें, इसके तो ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटेड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है मल्टी हजार्ड अलर्ट्स को 21 इंडियन लैंग्वेजेस में, और ये प्रोवाइड करता है नियर रियल टाइम वार्निंग जो कि रिड्यूस करता है लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, और इसको अलाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन का जो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव है, और ये फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स को। इसके अलावा ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है विजन को, और ये यहाँ पे प्लेस कर रहा है इंडिया को अमंग सेलेक्ट ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ सच सिस्टम्स। स्कॉच अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन और ग्रास रूट इनोवेशन। अगर हम 2025 के स्कॉट अवार्ड की थीम देखें तो इसकी थीम है रिसोर्सिंग विकसित भारत। सी डॉट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये वर्क करता है 5G, 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच इवेंट विल वेटर्न म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म पानी अवार्ड इन 2026? तो वर्ष 2026 में प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा को प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किस आयोजन में प्रदान किया जाएगा? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, छत्रपति संभाजी नगर। तो लीजेंडरी कंपोजर है इलैयाराजा, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है फॉर द पद्म पानी अवार्ड एट द 11th अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। पद्म पानी अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है, और ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा एंड आर्ट्स। इसमें जो है पद्म पानी मोमेंटो दिया जाता है, सिटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इलैयाराजा को ही क्यों चूज किया गया है? तो अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो करियर रहा है वो लगभग 4 डेकेड्स का उनका करियर रहा है, जिसमें कि उन्होंने कंपोज किया है मोर देन 1000 फिल्म्स को अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस। वो अपने ब्लेंडिंग वेस्टर्न क्लासिकल टेक्निक विद इंडियन फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, जिसने कि हमारी इंडियन फिल्म म्यूजिक को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो 11th अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
जाएगा। इसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर महाराष्ट्र के द्वारा। इसको को प्रेजेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। Next question: Who has been appointed as a new chief executive officer of Raymond Lifestyle with effect from January 19, 2026? So 19 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से रेमंड लाइफस्टाइल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याकी घोष। तो रेमंड लाइफस्टाइल ने यहाँ पे अपॉइंट किया है सत्याकी घोष को एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव जनवरी 2026। अपॉइंटमेंट डिटेल अगर हम देखें इनकी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे अप्रूव किया है उनकी अपॉइंटमेंट को एज द सीईओ, जो कि एक की मैनेजेरियल पोजीशन यहाँ पे हो जाती है। इनका अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है अक्रॉस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और टेक्सटाइल्स रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेसेस, और इसके अलावा उन्होंने वर्क किया है बिजनेस टू कंज्यूमर इन्वायरमेंट में, मैनेजिंग ब्रांड्स ऑपरेशंस एंड लार्ज टीम्स। प्रीवियस रोल अगर उनका हम देखें तो वो एसोसिएटेड रहे हैं विद आदित्य बिरला ग्रुप, और उन्होंने सर्व किया है एज अ सीईओ ऑफ सेलुलोज फैशन यार्न एट ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अर्लियर रोल उन्होंने सीईओ ऑफ डोमेस्टिक टेक्सटाइल लीड किया है थाई एक्राइलिक फाइबर बिजनेसेस को, जो कि एक मल्टी कंट्री ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु रिलीज द हिंदी एडिशन ऑफ पलानीवेलु गट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एमिनेंट सर्जन डॉक्टर पलानीवेलु इन जनवरी 2026? तो जनवरी 2026 में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। तो अभी 19 जनवरी 2026 को हमारे वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन जी, उन्होंने रिलीज किया हिंदी एडिशन ऑफ पलानीवेलु गट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिनोड सर्जन डॉक्टर सी पलानीवेलु एट अ बुक रिलीज इवेंट इन न्यू दिल्ली। अगर हम बुक की बात करें तो पलानीवेलु गट्स एक ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर सी पलानीवेलु की, जो कि एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड सर्जन है। बुक में यहाँ पे हाईलाइट किया गया उनका करेज, प्रिजर्वेंस, एथिकल इनोवेशन इन मेडिसिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हिंदी एडिशन यहाँ पे जो है कंसीडर करता है इम्पोर्टेंट यहाँ इसको माना जा रहा है टू रीच अ वाइडर लीडरशिप अक्रॉस इंडिया। डॉक्टर पलानीवेलु की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को इन कोयम्बटूर इन 1991 और एस्टेब्लिश किया साउथ इंडियाज फर्स्ट सेंटर। इसके अलावा जो है वो पायोनियर रहे हैं लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में इंडिया में, और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हमारा सर्जिकल प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव किया पेशेंट आउटकम्स को। ट्रेन किया उन्होंने सर्जन्स को रिमोट एरियाज में, और डेवलप किया उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एडवांस्ड हेल्थ केयर। Next question: in the Asia Manufacturing Index 2026 released by Dezan Shira and Associates, what was India's rank among 11 Asian economies? तो डेजन शेरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 11 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। तो इंडिया यहाँ पे 6 पोजीशन पर रहा है अमंग 11 एशियन कंट्रीज इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, जिसको कि रिलीज किया गया डेजन शेरा एंड एसोसिएट के द्वारा, जो कि एक हांगकांग बेस्ड पैन एशियन एडवाइजरी फर्म है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक एनुअल असेसमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस में, जो कि यहाँ पे इवेलुएट करता है कंट्रीज को अक्रॉस 8 ब्रॉड पिलर, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिस्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स और इनोवेशन आ जाता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 43 सब पैरामीटर्स में, मेकिंग इट अ डिटेल्ड एंड डाटा ड्रिवन कंपैरिजन। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 6 रही है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है हमारा स्टेडी प्रोग्रेस बट ऑल्सो गैप्स इन कॉम्पिटिटिवनेस। स्ट्रेंथ अगर हम देखें इंडिया की ग्रोथ में तो क्या रहे यहाँ पे, तो हमारा लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग वर्कफोर्स यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ रही है। अगर हम हमारी वीकनेसेस देखें तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड आ जाती है, पॉलिसी स्टेबिलिटी, इनोवेशन डेप्थ, और जो रिपोर्ट है यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि इंडिया को एक्सेलरेट करना चाहिए रिफॉर्म इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स को, स्किल डेवलपमेंट को और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को। अगर हम अदर एशियन इकोनॉमीज की बात करें तो चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है ड्यू टू इट्स स्केल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन, और मलेशिया यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पर रहा है ओवरटेकिंग वियतनाम, जो कि थर्ड पोजीशन पे रहा है। सिंगापुर फोर्थ पोजीशन पे रहा है, जिसने कि यहाँ पे सरपास किया है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया 5th पोजीशन पर रहा है।
Next question, according to the State Bank of India's analysis, by which year is India projected to achieve upper middle income status with a per capita income of around $4,000? तो भारतीय स्टेट बैंक के विश्लेषण के अनुसार भारत किस वर्ष तक लगभग $4,000 प्रति व्यक्ति आय के उच्च मध्यम आय वर्ग का दर्जा प्राप्त करने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट की है इंडिया की पर कैपिटा इनकम के रिगार्डिंग, जो कि $4,000 पहुंच जाएगी 2030 तक। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कंट्रीज़ को ग्रुप करता है एज अ लोअर मिडल इनकम, अपर मिडल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज़ में। ये जो थ्रेशोल्ड है अपर मिडल इनकम का, इसका स्टेटस जो है वो रेंज करता है $4,000 टू $4,500 पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। अगर इंडिया इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये ज्वाइन कर लेगा चाइना को और इंडोनेशिया को, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है हमारा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कैपेसिटी और हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2028 बाय ओवरटेकिंग जर्मनी आफ्टर यूएस एंड चाइना। इंडिया यहाँ पे क्रॉस करेगा $4 ट्रिलियन जीडीपी मार्क के 4 ट्रिलियन जीडीपी मार्क जो है 2025 में इंडिया ने क्रॉस कर लिया है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है $5 ट्रिलियन को यहाँ पे क्रॉस कर लेगा 2027-28 के दौरान। ग्रोथ ड्राइवर्स इंडिया की इकोनॉमी में क्या रहे हैं? तो यहाँ पे सस्टेन जीडीपी ग्रोथ अबव 7%, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट और डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और पॉलिसी रिफॉर्म। इसके अलावा एसबीआई ने यहाँ पे इंडिया की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो यहाँ पे बताई गई है 8% ड्यूरिंग 2001 to 2024 among the top global performers. Next question, legendary Italian fashion designer Valentino Garvani, creator of iconic Valentino Red, passed away in January 2026 at the age of 93. He was the founder of which globally renowned fashion house? तो प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिज़ाइनर वेलेंटिनो गरावानी, जिन्होंने प्रतिष्ठित वेलेंटिनो रेड की रचना की, जनवरी 2026 में 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे किस विश्व प्रसिद्ध फैशन हाउस के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेलेंटिनो। तो लीजेंडरी इटालियन फैशन डिज़ाइनर वेलेंटिनो गारवानी, जो कि फाउंडर रहे हैं वेलेंटिनो फैशन हाउस के, उनकी 93 की एज में डेथ हो गई 19 जनवरी 2026 को इटली रोम में। अगर हम उनका लाइफ करियर देखें तो उनका जन्म 1932 में वघेरा इटली में हुआ था और उन्होंने यहाँ पे वो एक ट्रेंड इन पेरिस अंडर लीडिंग काउटर हाउस, और उन्होंने फाउंड किया था वेलेंटिनो फैशन हाउस को रोम में 1960 में। ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो वो एक ड्रेस आइकॉनिक फिगर थे लाइक जैकलिन कैनेडी, एंड्रयू हैबर्न, और जो है वो 2008 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी विद अ ग्रैंड फेयरवेल शो इन रोम। उनकी जो फिलॉसफी है यहाँ पे एम्फेसाइज करती है एलिगेंस ओवर एक्सेस एंड लॉन्गिविटी ओवर ट्रेंड्स। वेलेंटिनो ब्रांड जो है कंटिन्यू है टू थ्राइव ग्लोबली, एंश्योरिंग हिज लेगेसी इन हाउस काउटर। Next question, which ministry has introduced India's first tailing policy in 2026 to recover critical minerals like lithium, cobalt and rare earth from mine waste? तो किस मंत्रालय ने 2026 में भारत की पहली टेलिंग्स नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य खनन अपशिष्ट के लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्प्राप्ति करना है, खनिजों की पुनर्प्राप्ति करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस की है कंट्री की पहली टेलिंग पॉलिसी जनवरी 2026 में, और इसको नोटिफाई किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टू रिकवर द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फ्रॉम द माइन वेस्ट, डंप्ड स्लैग्स एंड टेलिंग्स। तो टेलिंग्स क्या होती है? तो टेलिंग्स जो है वो लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल रहता है जो कि वैल्यूएबल मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनके ओर से, उसके बाद जो पीछे रह जाता है। ये जो है एक तरह की स्लरी ऑफ फाइन रॉक्स रहता है, फाइन रॉक्स पार्टिकल, वाटर और केमिकल जो कि स्टोर्ड रहते हैं टेलिंग पॉन्ड्स में
और डंप्स में। पहले जो है इनको वेस्ट कंसिडर किया जाता था, पर अब उनको एक सेकेंडरी रिसोर्स रिच इन क्रिटिकल मिनरल की तरह देखा जा रहा है। की फीचर्स क्या रह जाएंगे इस पॉलिसी के, तो इसको जो है फ्रेमवर्क किया जा रहा है, फ्रेमवर्क किया गया है फॉर आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग टेलिंग्स, माइन डंप्स, स्लैग्स और एनोड स्लाइम्स और रेड मर्ज। ठीक है, और इसमें जो है एक मल्टी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन इसमें देखी जा रही है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड द कन्वेंशनल माइनिंग जोन्स। एजेंसीज इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेगी, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और CMPDI ऑटोमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट विल कंडक्ट सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। और इसमें फोकस किया जाएगा लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकल एंड कंपेनियन मिनरल्स, जिसमें सेलेनियम, टेलुरियम, इंडियम, कैडमियम आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो ये सपोर्ट करेगा हमारा आत्मनिर्भर भारत बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। क्रिटिकल मिनरल जो है एसेंशियल रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक EV बैटरीज में, सोलर पैनल्स में और विंड टर्बाइन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा ये हमारा इन्हांस करेगा हमारी रिसोर्स एफिशिएंसी को और रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग माइन वेस्ट इंस्टेड ऑफ ओपनिंग न्यू माइंस। Next question, according to the official data, how many babies born in China in 2025, marking the lowest birth rate ever recorded? तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन में वर्ष 2025 में कितने शिशुओं का जन्म हुआ है, जो कि अब तक की सबसे कम जन्म दर मानी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.92 मिलियन। तो अभी चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर इन 2025, और ये यहाँ पे ड्रॉप हुई है बाय अबाउट 3 मिलियन पीपल। द नंबर ऑफ बेबीज फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 7.92 मिलियन डिस्पाइट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। पॉपुलेशन डिक्लाइन अगर हम देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो है 2025 में यहाँ पे 1.404 टू 1.405 बिलियन रही है, और इसमें डिक्लाइन 3.39 मिलियन जो है वो देखा गया है एज कम्पेयर टू 2024। डेथ भी यहाँ पे बढ़ी है 11.31 मिलियन, फर्दर वाइडनिंग द डेमोग्राफिक गैप। बर्थ ट्रेंड अगर हम देखें तो बर्थ 2025 में 7.29 मिलियन रही है, जो कि 17% जो है कम देखी गई है फ्रॉम 9.54 मिलियन इन 2024। बर्थ रेट यहाँ पे 5.63 पर 1000 पीपल रही है, द लोएस्ट सिंस रिकॉर्ड बिगिन। फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें चाइना में तो इसको एस्टिमेट किया गया है क्लोज टू 1, फार बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। रीजन क्या रहे यहाँ पे डिक्लाइन के, तो यहाँ पे राइजिंग लिविंग कॉस्ट, हाउसिंग प्रेशर और एक्सपेंसिव एजुकेशन, इसके अलावा इकोनॉमिक स्लो डाउन और जॉब इनसिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे डिस्करेज करता है पेरेंटहुड को। इंटेंसिव वर्क कल्चर जो चाइना का है और अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इनकम, इसने भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी रोल प्ले किया है डिक्लाइन करने में बर्थ रेट को। Next question, according to the IMF January 2026 World Economic Outlook Update, what is the projected global GDP growth rate for 2026? तो IMF की जनवरी 2026 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 के लिए वैश्विक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.3%। तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पे जो है वो रेज किया है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को फ्रॉम फॉर 2026 टू 3.3%, up by 0.2 percent points from its October 2025 estimate। IMF का जो लेटेस्ट ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025 की वो 3.3%, स्लाइटली हायर देन अर्लियर फोरकास्ट, और 2026 के लिए 3.3% अपग्रेडेड ड्यू टू AI इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और 2027 के लिए 3.2%, जो कि यहाँ पे मॉडरेट एक्सपेंशन बताया जा रहा है। अगर हम देखें रोल ऑफ AI इन ड्राइविंग ग्रोथ, तो मैसिव स्पेंडिंग ऑन AI चिप्स, डाटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सिस्टम हैज़ बूस्टेड द प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेशंस, और IMF यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है दैट AI adoption could add up to 0.3 percent points to the global growth rate in 2026। इसके अलावा अगर हम ट्रेड आउटलुक देखें तो US ट्रेड यहाँ पे रिड्यूस हुआ है टू 18.5% फ्रॉम 25%, और ईजिंग ग्लोबल ट्रेड प्रेशर, चाइना ने यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है अपने एक्सपोर्ट को टू नॉन US मार्केट, बिजनेस एडॉप्टेड सप्लाई चेन टू न्यू ट्रेड रियलिटीज़। मेजर इकोनॉमीज वाइज अगर हम आउटलुक देखें तो US यहाँ पे US का अगर हम देखें तो 2.4% ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, जो कि AI ड्रिवन इन्वेस्टमेंट और टैक्स इंसेंटिव जिसमें आ जाता है। चाइना 4.5% ग्रोथ, यूरोजोन 1.3% ग्रोथ, और जापान यहाँ पे मॉडेस्ट रहा है, मॉडेस्ट अपग्रेड फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पे देखा गया है। ब्राज़ील का अगर हम देखें तो यहाँ पे डाउन ग्रेडेड ग्रोथ देखी गई है ड्यू टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी।
Next question, which Indian city will host the country's first city-led climate action initiative titled Mumbai Climate Week 2026, housing focusing on citizen-driven climate solution and child rights? तो भारत का पहला शहर नेतृत्व वाला जलवायु कार्यवाही कार्यक्रम मुंबई क्लाइमेट वीक 2026, जो नागरिक आधारित जलवायु समाधान और बाल अधिकारों पर केंद्रित है, किस भारतीय शहर में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो इंडिया यहाँ पे होस्ट कर रहा है फर्स्ट सिटी लेड क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव इन मुंबई, और यहाँ पे जो है मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 से शेड्यूल किया गया है फरवरी 17 से लेकर 19 2026। की फीचर्स क्या आ जाएंगे इस इनिशिएटिव के? तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा सिटीजन ड्रिवन क्लाइमेट सॉल्यूशन के ऊपर विद अ चाइल्ड राइट लेंस, जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा क्लाइमेट चेंज डिसअप्रोप्रिएटली अफेक्ट्स चिल्ड्रन हेल्थ एजुकेशन एंड वेलबींग। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय प्रोजेक्ट मुंबई विद यूनिसेफ इंडिया एंड युवाहा एज ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट पार्टनर। इसमें इंक्लूड किया गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंस्टॉलेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और लॉन्च जो है यहाँ पे किया जाएगा यूथ ग्रीन इनोवेशन चैलेंज का फॉर इनोवेटर्स एज 16 to 24, जिसमें कि यहाँ पे फोकस किया जाएगा फूड सिस्टम के ऊपर, अर्बन रिसाइलेंस एंड एनर्जी ट्रांजिशन। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाती है? तो ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे लोकल गवर्नमेंट इन द ग्लोबल साउथ कैन एम्बेड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू सिविक सिस्टम, और यहाँ पे जो है इसका एम है बिल्ड करना लॉन्ग टर्म नेटवर्क ऑफ यूथ क्लाइमेट एडवोकेट्स, और क्रिएट करना है रेप्लिकेबल मॉडल्स फॉर अदर इंडियन सिटीज। Next question, which two universities collaborated in 2026 to develop carbon quantum dots from waste apple leaves as eco-friendly corrosion inhibitors? तो 2026 में अपशिष्ट सेब की पत्तियों से पर्यावरण अनुकूल संक्षारण अवरोधक के रूप में कार्बन क्वांटम डॉट्स विकसित करने के लिए किन दो विश्वविद्यालयों ने सहयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग। तो अभी एक जॉइंट इंडो चाइना एकेडमी कोलेबोरेशन यहाँ पे हुआ है नागालैंड यूनिवर्सिटी इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग चाइना के बीच में, और इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है सस्टेनेबल मेथड टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन यूजिंग वेस्ट एप्पल लीव्स। अगर हम रिसर्च देखें तो इसको लीड किया गया बाय प्रोफेसर अम्बरीश सिंह नागालैंड यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर यूजी कियांग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना से। एप्पल लीव्स जो यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है इनको क्वांटम कार्बन क्वांटम डॉट्स में बाय यूजिंग ग्रीन हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। ये जो कार्बन क्वांटम डॉट्स है ये इनको डॉप किया गया विद नाइट्रोजन एंड सल्फर, और जो कि यहाँ पे बाइंड करते हैं स्ट्रांगली टू कॉपर सरफेसेस। लेबोरेटरी टेस्ट में यहाँ पे शोकेस किया गया 94 to 96.62% इनहिबिशन एफिशिएंसी अगेंस्ट द कॉपर कोरोजन इन एसिडिक इन्वायरमेंट। अगर हम इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस इसका देखें तो कोरोजन जो है जंग जो है एक मेजर इशू हो जाता है ऑयल और गैस में, पावर जनरेशन और केमिकल प्रोसेसिंग और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। बायो ड्रिवन इनहिबिटर्स फॉर्म जो है यहाँ पे कॉम्पैक्ट प्रोटेक्टिव फिल्म बनाएगी कॉपर के ऊपर, जो कि ब्लॉक करेगा यहाँ पे कोरोसिव आयरन ट्रांसफर को, और ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इनहिबिटर्स। इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाती है? तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा हमारा वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स को, और यहाँ पे ये रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल रिस्क लिंक टू कन्वेंशनल इनहिबिटर्स। पोटेंशियल्स टू क्रिएट इनकम एवेन्यू फॉर फार्मर्स बाय कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू नैनो मटेरियल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा पब्लिकेशन जो थी ये यहाँ पब्लिश किया गया था जर्नल ऑफ एलॉयज एंड कंपाउंड 2026 में। Which emergency helpline number has been launched in Delhi in January 2026 as part of ERSS 2.0, integrating police, fire, medical and disaster services into a single platform? तो अभी जनवरी 2026 में दिल्ली में ERSS के तहत पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा और आपदा सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कौन सा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112।
तो अभी 20 जनवरी 2026 को दिल्ली ने लॉन्च किया एक यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112, जिसको कि अनाउंस किया गया चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के द्वारा, जो कि अलाइन कर रहा है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टिव दैट डिक्लेयर 112 एज इंडियाज नेशनल इमरजेंसी नंबर। की फीचर्स क्या आ जाएंगे इसके इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के? तो ये सिंगल एक्सेस पॉइंट रहेगा ये पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। सिटीजन जो है यहाँ पे जो है वो हेल्प ले सकेंगे वाया वॉइस कॉल, मोबाइल ऐप्स, एसएमएस, पैनिक बटन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑटोमेटिक कॉलर लोकेशन यहाँ पे जो है डिटेक्ट करेगी और इंश्योर करेगी फास्टर डिस्पैच ड्यूरिंग द गोल्डन आवर्स, यानी कि फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर द इमरजेंसी। सेंट्रलाइज पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट इसमें रहेंगे विद अ मॉडर्न कंट्रोल रूम, डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन इसकी रहेगी, जो स्टेज 1 रहेगी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा सभी एग्जिस्टिंग इमरजेंसी नंबर्स को 112 के साथ, और स्टेज 2 में जो है टेक्निकल अपग्रेड किए जाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाए जाएंगे और ट्रेनिंग की जाएगी सभी कॉल हैंडलर्स की। Next question, what is the official theme of the World Economic Forum annual meeting 2026 held in Davos, स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई है 2026 में 19 जनवरी 2026 को दावोस, स्विट्जरलैंड में, जिसमें कि यहाँ पे 3000 ग्लोबल लीडर्स ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया। जो समिट है ये यहाँ पे आयोजित की जा रही है अंडर द थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, जिसका कि एम है यहाँ पे रिवाइव करना कोऑपरेशन को अमिंग स्लोइंग ग्रोथ, और यहाँ पे जियो पॉलिटिकल स्ट्रेन और डिक्लाइन करना है ग्लोबल ट्रस्ट को। की थीम्स क्या हो जाएंगी डावोस 2026 की? तो इकोनॉमिक रिसाइलेंस और बैलेंसिंग एआई लेड ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे एक ड्राइवर रहा है प्रोडक्टिविटी और एथिकल गवर्नेंस का। एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट फाइनेंस, सप्लाई चेन रिसाइलेंस और रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मेन थीम रहेगा। और जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल रिस्क को भी जो है यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। इंडिया का रोल क्या है डायवोस में? तो इंडिया जो है यहाँ पे शोकेस हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और ये यहाँ पे जो है फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई लीडरशिप, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल। डेलीगेशंस अगर हम देखें तो इसमें कौन इंक्लूड हुए हैं? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू, प्लस 6 चीफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस और एन चंद्रबाबू नायडू आ जाते हैं। कोऑपरेट डेलीगेशन में 100+ लीडर्स, जिसमें कि मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, सुनील मित्तल भारती और नंदन नीलखेनी आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका इंडिया के लिए? तो इंडिया जो यहाँ पे यूज़ करता है डावोस को टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट रिफॉर्म्स। इसके अलावा डावोस जो है एक की प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए। Next question, in January 2026, which country declared a 30-day state of siege after deadly gang linked to prison riots and police killing? तो जनवरी 2026 में किस देश ने घातक गिरोह संबंधित जेल दंगों और पुलिस हत्याओं के बाद 30 दिन का आपातकालीन घेराबंदी स्टेट ऑफ सीज जो है यहाँ पे घोषित कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुटेमाला। तो अभी 19 जनवरी 2026 को गुटेमाला के प्रेसिडेंट है बर्नार्डो एरिवालो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 30 डेज स्टेट ऑफ सीज आफ्टर 7 पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड इन द कोऑर्डिनेटेड गैंग अटैक्स। वायलेंस जो है यहाँ पे हो गई थी इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में, जेलों के अंदर जहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे जो है वो इनमेट्स जो कि लिंक थे ऑर्गेनाइज क्राइम से, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है जो गार्ड थे सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको जो है यहाँ पे होस्टेज बना लिया था। प्रिजन अपराइजिंग में यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई इन 3 मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स इंक्लूडिंग द रेनोवासियन प्रिजन इन एस्क्विंटेला। इनमेट्स को यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे विड्रॉल ऑफ द प्रिविलेजेस फॉर द गैंग लीडर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें लीगल बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ सीज, तो यहाँ पे अंडर द गुटेमालास कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ सीज इन केसेस ऑफ सीवियर वायलेंस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो गुटेमाला का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है स्टेट ऑफ सीज, और जो कि यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट में आ जाती है, बट लेटर इट रिक्वायर्स कांग्रेशनल अप्रूवल।
अगर हम बात करें गुटेमाला की तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इसकी कैपिटल आ जाती है गुटेमाला सिटी, जो कि जो लार्जेस्ट सिटी भी हो जाती है कंट्री की, और पॉलिटिकल और कल्चर और इकोनॉमिक हब भी हो जाता है। Next question, according to the IMF's latest World Economic Outlook update January 2026, what is India's revised GDP growth forecast for 2025? तो IMF की नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जनवरी 2026 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.3%। तो अभी IMF ने यहाँ पे अपग्रेड किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 2025 के लिए टू 7.3% एन इंक्रीज ऑफ 0.7% पॉइंट्स फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट। ड्राइवर्स क्या क्या रहे हैं इसके पीछे के अपग्रेड के पीछे? तो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट अर्निंग जो दिसंबर में देखी गई है, और सॉलिड एक्टिविटी इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसने कि यहाँ पे इम्प्रूव किया है इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को और स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड को। मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है टू मॉडरेट 6.4% इन 2026 एंड 2027 एज अ टेम्पररी पोस्ट पेंडेमिक फोर का फैक्टर्स फेड। इंडिया की रोल अगर हम देखें ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इंडिया यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा ग्लोबली, और IMF ने यहाँ पे हाईलाइट किया है इंडिया की रिसाइलेंट एमिड ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन एंड टैरिफ अनसर्टेनिटी। Next question, which team won its maiden Vijay Hazare Trophy title in January 2026 by defeating सौराष्ट्र in the final at बेंगलुरु? तो अभी जनवरी 2026 में बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर किस टीम ने अपने पहली विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदर्भा। तो अभी 18 जनवरी 2026 को विदर्भा ने यहाँ पे क्लिंच किया है अपना मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल विद 38 रन विक्ट्री ओवर टू टाइम चैंपियन सौराष्ट्र इन द फाइनल एट द BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु। विजय हजारे अगर हम बात करें विदर्भा की, तो ये फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल हो जाता है। इससे पहले जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी जो है वो टाइटल जीता है, बट नेवर द विजय हजारे। Next question, in January 2026, an outbreak of Guillain-Barré syndrome, a rare neurological disorder, was reported in which district of मध्य प्रदेश? तो अभी जनवरी 2026 में गिलियन बैरे सिंड्रोम, जो कि एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी रोग का प्रकोप है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रिपोर्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीमुच। तो अभी एक सडन आउटब्रेक हुआ है गुलियन बैरे सिंड्रोम का, जो कि रिपोर्ट किया गया है न्यूमिच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इन जनवरी 2026, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड रेजिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन द बॉर्डर एरिया ज्वाइनिंग राजस्थान। ठीक है, तो अभी 2 बच्चों की यहाँ पे डेथ देखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो गया है इन द बॉर्डर एरिया, जो कि राजस्थान के साथ लग रहे हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो कि यहाँ पे अफेक्ट करता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और अगर इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या रहता है इन्फेक्शन के लिए, तो इसमें आ जाता है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी को कंपाइलोबैक्टर जेजुनी से, इन्फ्लुएंजा और वायरल इलनेस इसके लिए जो है वो मेन कॉज रहता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन दिए जाते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। सीवियर केसेस में यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Brant hedgehog Paracynus hypomelus, recorded for the first time in India, was recently discovered in which union territory? तो ब्रांट हैगहॉज पैराकाइनस हाइपोमेलस, जिसे पहली बार भारत में दर्ज किया गया है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो एक न्यू हेजहॉग स्पीशीज ब्रांट हेजहॉग पैराकाइनस हाइपोमेलिस यहाँ पे डिस्कवर की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द रजौरी पूंछ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट टाइम जो है इसको 2024 में देखा गया था जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। इनिशियली जो है इसको इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजहॉग माना गया था, लेकिन बाद में जो है इसको कंफर्म किया गया एज ब्रांड्स हेजहॉग। कंफर्मेशन जो है इसकी की गई थी थ्रू DNA प्रोफाइलिंग एंड मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा। अगर रिसर्च कोलैबोरेशन देखें, तो रिसर्च
इसमें इंक्लूडेड रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये जो फाइंडिंग है ये जो प्रेजेंट की गई थी एट द 6th J&K वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग के दौरान, जिसको कि चेयर किया जा रहा था गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। बायोजियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इसको जो है पहले अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और सेंट्रल एशिया में देखा जाता था। प्रेजेंस इन J&K इंडिकेट्स अ रेंज एक्सपेंशन पॉसिबली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट कनेक्टिविटी और फूड अवेलेबिलिटी। ये जो है इकोटोन जोन में पाई गई है, यानी कि इसको एग्रीकल्चर फील्ड्स में और फॉरेस्ट में देखा गया है, जो कि एक रोल प्ले कर रहा है, इकोलॉजिकल रोल, बाय फीडिंग ऑन द रोडेंट्स। कंजर्वेशन इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईलाइट करता है नीड फॉर टारगेटेड कंजर्वेशन प्लानिंग इन J&K। स्पीशीज यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है टू बी इंक्लूडेड इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज एनुअल लिस्ट ऑफ न्यूली रिकॉर्डेड स्पीशीज। Next question, what is the name of the new copepod species discovered in Kavarati Lagoon of Lakshadweep in 2026? तो अभी जनवरी 2026 में लक्षद्वीप के कवरतु लगून में खोजी गई नई कॉपेपॉड प्रजाति का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया फोंटे बिजोई। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किया है न्यू जीनस एंड स्पीशीज ऑफ द कॉपेपोड इन द कवराती लगून लक्षद्वीप नेम्ड इंडिया फोंटे बिजोई। डिस्कवरी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बिलोंग करती है फैमिली लाओ फोंटे अंडर द ऑर्डर हर हरपा हरपा सिटियोडा। इसको आइडेंटिफाई किया गया है थ्रू द डिटेल मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कंफर्म किया गया है एज अ न्यू टेक्सोनोमिक एंटिटी। जीनस नेम में यहाँ पे इंडिया फोंटे यहाँ पे ऑनर करता है इंडिया को, और जबकि स्पीशीज नेम बिजोई यहाँ पे ऑनर करता है एस बिजोई नंदन, जो कि एक सीनियर मेराइन साइंटिस्ट है। पब्लिश इसको किया गया है इंटरनेशनल पीयर रिवाइव्ड टेक्सोनॉमिकल जर्नल में। मॉर्फोलॉजिकल और इकोलॉजिकल अगर हम रोल देखें तो सेमी सिलेंड्रिकल स्लाइटली फ्लैटन बॉडी है इसकी विद एंटीना लाइक अपेंडेजेस। और अगर फीमेल देखें हम तो इसका साइज वेरी करता है 518 टू 772 माइक्रोमीटर, और मेल का साइज यहाँ पे आ जाता है 508 टू 756 माइक्रोन मीटर। पार्ट हो जाता है ये मियोफोना का, टाइनी इनवर्टिब्रेट लेस देन 1 mm लिविंग इन सेडिमेंट्स, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में। मेराइन साइंस से इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हरपाक्टिडोइड यहाँ कोपेपोइड यहाँ पे सिंथेसाइज करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि वाइटल होते हैं फिश ग्रोथ में और ह्यूमन न्यूट्रिशन में। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं पॉल्यूशन को, ऑयल स्पिल को, हैवी मेटल और क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि यहाँ पे इनको बायो इंडिकेटर बनाते हैं मेराइन इकोसिस्टम हेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विच इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन साउथ अफ्रीका established in 1873 by Indian indentured laborer and recently faced a civic service cut threat due to financial crisis? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना हिंदू मंदिर, जिसे 1873 में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों द्वारा स्थापित किया गया था, हाल ही में वित्तीय संकट के कारण नागरिक सेवाओं में कटौती के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उम्बिलो श्री अम्बाला वनार अल्यम। उम्बिलो श्री वाला वनार अल्यम, जो कि लोकेटेड है डरबन साउथ अफ्रीका में, ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल हो जाता है साउथ अफ्रीका का, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1873 में बाय इंडियन इंडेंचर लेबरर, जो कि वहाँ पे 1860 के टाइम में पहुँचे थे। ये इसको एक नेशनल हेरिटेज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था 1990 में। रिसेंटली जो है यहाँ पे टेम्पल ने यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को बताया है विद विच इज़ लिंक टू अनपेड बिल्स, जो कि यहाँ पे एक्सीड कर गए हैं $500,000, जो जिसकी वजह से कि यहाँ पे थ्रेट हो गया है डिसकंटिन्यूड सिविक सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल और गवर्नेंस इशू अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिगेशन लगाई जा रही है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की और मिसमैनेजमेंट की। टेम्पल अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे जो है वो अनाउंस किया है एक फॉरेंसिक ऑडिट टू एग्जामिन द फाइनेंसिस, और इसके अलावा जो यहाँ पे फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएट यूज़ भी बताया जा रहा है फंड का, विच हिंटेड दो नो नेम्स वर स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड्स की जो है आशंका दिखाई जा रही है, लेकिन किसी का भी जो है यहाँ पे नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में हिंदू महासभा ने यहाँ पे अपील किया डिवोटीज को और वाइडर कम्युनिटी को टू हेल्प सेव द टेम्पल। टेम्पल जो है यहाँ पे एक सिंबल है अर्ली इंडियन डायस्पोरा का, उनकी कल्चर और रिलीजियस रूट्स का इन साउथ अफ्रीका।
Next question, the sixth ASEAN India Digital Ministers meeting held virtually in January 2026 was co-chaired by which two leaders? तो अभी जनवरी 2026 में आभासी रूप से आयोजित छठी आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित अग्रवाल और न्यूयेन मुन होंग। सिक्स आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो है यहाँ पे आयोजित की गई वर्चुअली 16 जनवरी 2026 को अंडर द थीम एडेप्टिव आसियान फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्ट इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे रीअफर्म करता है शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ आसियान मेंबर स्टेट्स एंड इंडिया टू स्ट्रेंथन रीजनल डिजिटल कोऑपरेशन। इसको जो है को चेयर किया गया बाय अमित अग्रवाल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नुगियान मन हुंग मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वियतनाम। अटेंड इसको किया गया बाय डिजिटल एंड टेलीकॉम मिनिस्टर्स फ्रॉम 11 ASEAN member states and representatives from ASEAN's dialogue partners। की हाईलाइट्स इसके क्या रहे? तो यहाँ पे रिवाइव किया गया प्रोग्रेस अंडर द आसियान इंडिया 2025 डिजिटल वर्क प्लान, और यहाँ पे जो है वेलकम किया गया, स्वागत किया गया आसियान इंडिया डिजिटल वर्क प्लान 2026 का, जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया गया है आईसीटी ट्रेनिंग, इंडिया आसियान रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंसेस और डिप्लॉयमेंट ऑफ आईसीटी सॉल्यूशंस। ऑपरेशनलाइजेशन यहाँ पे रहेगी आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर की, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया, और इंडिया शोकेस किया गया है यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार यूपीआई और डिजी लॉकर को जो है यहाँ पे शोकेस किया गया। इंडिया ने यहाँ पे हाईलाइट किया अपना नियर यूनिवर्सल 4G कवरेज, फास्टर 5G रोल आउट, भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन एंड इट्स राइज एज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया जो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया एआई मिशन के ऊपर फॉर सेफ ट्रस्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, ऑफरिंग कोलैबोरेशन विद द आसियान ऑन एआई कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 86 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 2026 टेकिंग प्लेस? तो जनवरी 2026 में आयोजित 66वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ। तो अभी जो है 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि एक नेशनल फोरम हो जाता है जहाँ पर कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर से एक साथ जो है वो आते हैं। ये जो है आयोजित किया जा रहा है और इसको होस्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ के द्वारा 19 से लेकर 21 जनवरी 2026 को। इनॉग्रल सेशन अगर हम देखें तो इसको एड्रेस किया गया ओम बिरला के द्वारा, जो कि स्पीकर है लोकसभा के, और उनके वेलकम एड्रेस जो है यहाँ पे सतीश महाना, जो कि स्पीकर है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा दिया गया। थीम क्या हो जाती है इस मीटिंग की? तो इसमें जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लेजिस्लेटर टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और री एनफोर्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर्स टूवर्ड्स द पब्लिक जो है यहाँ पे इसकी थीम हो जाएगी, जिसमें कि यहाँ पे मेन फोकस दिया जाएगा लेजिस्लेटर को स्ट्रेंथन करने में और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के रिगार्डिंग, और जो है यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को जो है वो ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे री करेंगे अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर्स की टूवर्ड्स द पब्लिक। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।